आज हम यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सीट 8 देने जा रहे हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रश्न होंगे। 70 प्रश्न होंगे। इसके बाद आप मैथ तथा रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। पहली वीडियो में आपके पास सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग के और ये क्वेश्चन जा रहे हैं। आप इसे देखिए। पहला क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से शुरू हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 12, 15, 18 और 20। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, इसलिए विकल्प संख्या आपका सी सही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, डी डोलमा और इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला बछेंद्री पाल हो जाएगा, लेकिन लगातार 2 बार चढ़ने वाली तो संतोष यादव हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर अथवा शाहजहां। तो दीन ए इलाही के प्रवर्तक का नाम अकबर था, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? तो 4 विकल्प है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या श्री गोपाल स्वरूप पाठक। तो आपका विकल्प मिलता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, 5वां आपके स्क्रीन पर, कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? परिधि का मतलब होता है चारों तरफ से उसकी दूरी, किनारे किनारे। तो पृथ्वी की परिधि 20,000 मील है, कि 8,000 मील है, कि 25,000 मील है, 19,000 मील है। तो पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है, इसलिए विकल्प संख्या आपका सी सही होता है। सी वाले विकल्प में है, सी वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2011 में, मार्च 2010 में, अप्रैल 2012 में, कि सितंबर 2013 में। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2011 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन राजस्थान इसमें विकल्प में नहीं है, इसलिए इस विकल्पों के आधार पर महाराष्ट्र सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी प्रदेशों में सबसे अधिक है, इसलिए उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दे रहा है कि माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश। तो माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है या अन्नपूर्णा है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है।
आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन कि जोहान्सबर्ग किस देश में स्थित है? अमेरिका में है, जापान में है, इटली में है अथवा दक्षिण अफ्रीका में है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है? पहला है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। तो रूस में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है। 13वां क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? भारत में, रूस में, चीन में अथवा अमेरिका में? तो भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस प्रयोजन हेतु चलाया गया था? दहेज हत्याओं को रोकने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, या भूमि के कटाव को रोकने के लिए, या पेड़ों को काटने से बचाने के लिए? तो चिपको आंदोलन आप जान रहे हैं कि यह वृक्षों को काटने से रोकने के लिए चलाया गया था, इसलिए यह विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। और पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, शामली है अथवा बलिया है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 16वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य में है? जनघनत्व का मतलब होता है कि कम ही क्षेत्र में अधिक से लोगों का बसेरा होना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है अथवा राजस्थान है? तो बिहार में जनघनत्व सबसे अधिक है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि कोरबा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अथवा पश्चिम बंगाल? तो कोरबा पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में संचालित है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही हो जाए। 18वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक पटसन किस राज्य में पैदा होता है? बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में अथवा केरल में? तो पटसन की खेती पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है विश्व बैंक। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा हैं, कि रॉबर्ट कालिन हैं, कि बिल कैथकार्ट हैं या एडम मोसेरी हैं? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा बने हुए हैं, इसलिए विकल्प संख्या ए हमारा सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी? पहला है उच्च, दूसरा है निम्न, तीसरा है बराबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बराबरी की थी, पुरुषों के बराबर इनको सम्मान दिया जाता था, इसलिए विकल्प संख्या सी सही है। 21वां सवाल है कि वाहन चलाते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोड सेंस होना चाहिए, रोड लाइन का, रोड सिग्नल का या सभी चीजों का? तो वाहन चलाते समय इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, सब पर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए चौथा विकल्प डी वाला सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जन स्वास्थ्य अथवा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में? तो 1813 के चार्टर एक्ट में
शिक्षा पर अंग्रेजों ने लगभग 1 लाख तक व्यय करने के लिए कहा था, इसलिए शिक्षा में सुधार आया था। आगे देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ए विकल्प है अक्टूबर 1992 में, बी है अक्टूबर 1993 में, 1994 में अथवा अक्टूबर 1995 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 1993 में हुआ, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि भारत में जनहित अभियोग की शुरुआत कहां से हुई? कानपुर से, दिल्ली से, पटियाला से या भागलपुर से? तो भारत में जनहित अभियोग की शुरुआत भागलपुर से हुई, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही है। आगे देखेंगे। किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा इसका सही हो जाएगा, विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? यह सत्र का प्रथम दिन, प्रश्नकाल के पूर्व का काल या समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है उस समय को शून्यकाल कहते हैं, या प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच के मध्यांतर को शून्यकाल कहते हैं। तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच के समय को हम शून्यकाल कहते हैं। बार बार प्रश्न पूछता है कि शून्यकाल का अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहले एशियाई खेल हुए थे जाकार्ता में, भारत में, बीजिंग में अथवा सियोल में? तो पहले एशियाई खेल भारत में हुए थे, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नक्सल समस्या से ग्रस्त नहीं है? इसमें आप देखेंगे कि एटा दिया है, सोनभद्र दिया है, मिर्जापुर दिया है और चंदौली दिया है। तो एटा नक्सल समस्या से ग्रसित नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 21 से, या फिर अनुच्छेद 105 के द्वारा, या फिर अनुच्छेद 21 के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का प्रावधान है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। 30वां क्वेश्चन आपका दे रहा है कि रक्त किस प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है अथवा इसमें से कुछ नहीं होता है? तो रक्त की प्रकृति का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए यह क्षारीय होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? समानता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, संवैधानिक उपायों का अधिकार अथवा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपायों के अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके स्क्रीन पर, दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? तो ग्रामीण थी, नगरीय थी, अर्धनगरीय थी या कबायली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय थी, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही है। 33वां क्वेश्चन है कि अशोक महान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का था, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया,
सोने की मूर्ति गला करके मुद्रा बनाई, इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। तो क्योंकि ये पाली भाषा में और प्राकृत भाषा में इनकी अभिलेख मिलते हैं, इसलिए डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्योंकि नहीं लगाना है तो अशोक महान के बारे में यही कथन असत्य है कि इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। 34वां दे रहा है कि किस तुर्की सुल्तान ने खून और लोहे की नीति अपनाई? इल्तुमिश ने, महमूद गजनवी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने? बलवान आदमी है ऐसा कर सकता है, तो बलबन इसका सही हो जाएगा कि खून और लोहे की नीति बलबन ने अपनाया था, इसलिए विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है कि किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें जिन्हें टाका के नाम से जाना जाता था? तो अकबर थे, कि जहांगीर थे, कि शेर शाह सूरी थे, कि हुमायूं थे? तो शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें टका कहा जाता था, तो विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। आगे आप देख रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है, या भारोपीय है? तो भारतीय प्लस यूरोपीय दोनों शब्दों को मिला के भारोपीय है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही है। तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। 35वां क्वेश्चन देखेंगे आप। आधुनिक हिंदी का काल माना जाता है 1400 ईस्वी से, 1100 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से, अथवा 1930 ईस्वी से? तो 1850 ईस्वी से आधुनिक हिंदी का काल माना जाता है। अब निर्देश देना है 38वां 38, 39 और 40 तीन क्वेश्चन करने के लिए। ये निर्देश हैं कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है और भरना है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य विनोद की भाषा और भाषा का माना जाना चाहिए, लक्षण माना जाना चाहिए, दूषण, सर्वस्व अथवा भूषण? तो हास्य विनोद की भाषा और भाषा का भूषण माना जाना चाहिए, विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, विग्रह थे, अनुग्रह थे, अवतार थे, या परिग्रह थे? तो महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात अवतारी पुरुष थे, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके स्क्रीन पर। इसमें दे रहा है कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा है। श्रद्धा को किस चीज को कहेंगे? जागरण को, आभरण को, समाधि को, या तंद्रा को? तो प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, क्योंकि स्वप्न के बाद जागरण की स्थिति आती है। तो विकल्प संख्या ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर 41 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 43 तक निर्देश दिए गए हैं। दिए गए शब्दों के विलोम के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अगम का विलोम क्या होता है? निगम, निर्गम, सुगम, अथवा आगम? तो अगम का विलोम सुगम होता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि अचल का विलोम क्या होगा? चल होगा, कि सचल होगा, कि निश्चल होगा, कि चपल होगा? तो अचल का चल होता है, अचल का अचल होता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, कि विज्ञ होगा, कि सुज्ञ होगा, कि कोई नहीं होगा? तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, अर्थात विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1850 में, कि 1872 में, कि 1885 में, कि 1893 में?
तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेली बोली किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है अथवा पूर्वी हिंदी है? तो बुंदेली बोली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, अतः विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 के लिए निर्देश दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे निर्देश दे रहा है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग में त्रुटि है, त्रुटि वाले भाग की पहचान कीजिए एवं जो सही हो उसको अपने नोट में लिखिए। इस कहानी में कहानीकार का मंतव्य बाल विवाह के ऊपर प्रकाश डालना है। तो आप देख रहे हैं इस कहानी में बिल्कुल सही है, कहानीकार का मंतव्य ये भी सही है। बाल विवाह के ऊपर, तो बाल विवाह के ऊपर नहीं बल्कि बाल विवाह से संबंधित प्रकाश डालना है या बाल विकास पर, तो उसके ऊपर दे रहा है इसलिए उसको बाल विवाह पर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर त्रुटि हो रही है तो प्रकाश डालना है। तो विकल्प संख्या सी में हमारे यहाँ त्रुटि है, तो सी वाले विकल्प को आप क्या कर देंगे? रंग देंगे। 45 में दिया है कि माता पिता का प्रणय आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता है, होता ही है। तो यहाँ दिया है पहला, दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। बता रहा है कि किसमें दोष है, किसमें त्रुटि है। तो माता पिता का प्रणय, प्रणय का मतलब होता है माता पिता का आपस में संबंध। तो इस शब्द का, प्रणय का प्रयोग हम आज्ञाकारी बच्चों से संबंधित नहीं कर सकते हैं, बल्कि माता पिता से तो हो सकता है लेकिन बच्चों के प्रति नहीं हो सकता है। तो ये प्रणय हो जाने की वजह से, अगर प्रेम रहता तो चलता, तो प्रणय शब्द प्रणय निवेदन होता है तो ये नहीं चल सकता है, इसलिए इसी के कारण इसमें दोष हो गया है। तो माता पिता का प्रणय अर्थात विकल्प संख्या ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 में दिया है कि कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ करके आनंद का दर्शन कर सकता है। तो कोई भी पाठक, यहाँ तक सही है, रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद का दर्शन करना, दर्शन अलग चीज होती है और आनंद की अनुभूति करना अलग चीज होता है। तो यहाँ पर दर्शन शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ त्रुटि हो रही है। तो विकल्प संख्या सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि गरीब माँ बाप का बेटा आजन्म पर्यंत गरीब ही बना रहे। तो आप देख रहे हैं यह आवश्यक नहीं है, यहां तक ठीक है कि गरीब माँ बाप के बेटे आजन्म पर्यंत, आजन्म भी है, आजन्म माने जीवन भर, आप पर्यंत के फिर उसमें जरूरतें नहीं है। तो आजन्म अगर रहता, कोई एक रहता तो चलता, तो आजन्म गरीब ही बना रहे यह आवश्यक नहीं है। तो दोनों शब्द दे देने की वजह से गलत हो रहा है, या तो जन्म पर्यंत होता और ना ही तो आजन्म होता, एक होता, तो इसमें त्रुटि हो रही है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वह दिया है कि आज तक यह विवाद की समस्या बनी हुई है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास थे अथवा चिंतामणि त्रिपाठी थे। तो आज तक यह विवाद की समस्या, अब विवाद की समस्या नहीं, आज तक यह विवाद बना हुआ है, यहां तक रहता तो ठीक है। अब विवाद की समस्या, विवाद की समस्या उलझने जैसा स्थिति हो रही है, इसलिए विकल्प संख्या ए में ही त्रुटि है। तो आज तक यह विवाद बना हुआ है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशवदास थे अथवा चिंतामणि, इस तरह से शुद्ध हो जाता। तो अशुद्ध हमसे पूछ रहा है, इसलिए विकल्प संख्या ए में त्रुटि है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के और 55 तक ये दे रहा है निर्देश, इसको पढ़ें और इसको हल करें।
दिया गया है कि दिए गए शब्दों की वर्तनी के 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 के ए में दे रहा है कि अक्षर शब्द की वर्तनी सही है कि इस अक्षर को या फिर आखर लिखेंगे या अक्षर लिखेंगे। तो अक्षर शब्द में क्षत्रिय छ होता है, तो इसलिए विकल्प संख्या आपका बी सही हो जाएगा। अक्षर को हम वैसे लिखते हैं। 52 के ए में कह रहा है कि अध्ययन को हम अध्ययन लिखते हैं या अध्ययन लिखते हैं कि अध्ययन लिखते हैं कि अध्ययन लिखते हैं। तो अध्ययन को हम लोग बिल्कुल इस तरह से अध्ययन लिखते हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होगा। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक को हम ऐसे लिखेंगे या अत्याधक लिखते हैं या अत्याधिक लिखते हैं या अत्यधिक लिखते हैं। तो बिल्कुल इसमें ए वाला सही है, अत्यधिक को हम ऐसे लिखते हैं। 53 का ए विकल्प सही हो जाएगा। 54 का ए आपके पास दे रहा है कि एक एकत्रित को आप एकत्रित लिखेंगे कि एकत्रित लिखेंगे कि एककृत लिखेंगे कि एकत्र लिखेंगे। तो एकत्रित को हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी हमारा सही होता है। 55 का क्वेश्चन दे रहा है कि संवत को हम ऐसे संवत लिखते हैं कि सम्मवत लिखते हैं कि समवत लिखते हैं कि संवत लिखते हैं। तो संवत में ये आधा तौत्व में हलंत रहता है, ऊपर बिंदी रहती है, इसलिए विकल्प संख्या ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने चल रहा है। 56 में कुछ निर्देश दिए गए हैं, पहले उन्हें पढ़िए आप, इसके बाद आगे चलिए। तो इसमें दिया गया है कि दिए गए प्रत्येक मुहावरे अथवा लोकोक्ति के अर्थ के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। 56 दिया है कि खोपड़ी खुजलाने का अर्थ क्या है? दिमाग में कीड़ा हो जाना या मार से सिर फट जाना या सिर में खुजली होना या मार खाने की हरकत करना। तो खोपड़ी खुजलाने का अर्थ होता है मार खाने की हरकत करना। विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि दांत पीसकर रह जाना, इसका अर्थ क्या है? दांत कटकटाते हुए थक जाना, क्रोध को रोक देना, क्रोध प्रकट करना या दांत खट्टे करना। तो दांत पीस करके रह जाने का मतलब कि क्रोध को सहन कर लेना या क्रोध को रोक देना, तो विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है कि रग फड़कना, रग फड़कना प्रश्न अर्थ का अर्थ दे रहा है कि उत्साह से भर जाना, रगों में पीड़ा होना, कोई अपशकुन हो जाना या कुछ धन मिलना। तो रग फड़कने का मतलब है उत्साह भर जाना, तो विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है कि घर में नहीं दाने आ बीबी चली भुनाने, दिखावा करने की जैसा है। तो ए दिया है दिखावा करना, सामर्थ्य के बाहर काम करना, देखी मारना अथवा व्यर्थ के काम करना। तो बी इसका सही हो जाएगा कि सामर्थ्य के बाहर काम करना। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर है कि फूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी। कह रहा है किसी के घर में आग लग गया, उसके घर का नाम मालकिन का था जमालो और वह दूर खड़ी थी। तो भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी है, इसका अर्थ होगा कि कलह का बीज बो करके तटस्थ रहना, या भूस में आग लगने पर दूर खड़ा हो जाना, या भूस में आग लगने पर कोई भी उसके पास न जाता है, या फिर मक्कार लोग आग लगाकर तमाशा देखते हैं। तो भूस में आग लगा करके जमालो दूर खड़ी थी, तो कलह का बीज बो करके तटस्थ रहना, इसका बिल्कुल शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 65 के लिए एक यहाँ पर आपको गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश को पढ़ करके और फिर उत्तर देना है। 61 से 65 तक दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर
स्वरूप दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको पढ़ना है। पहला यहां से गद्यांश शुरू होता है कि दोपहर का समय था, सूर्य अग्नि सलाखों से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था, वृक्षों के पत्ते निष्पंद थे, अर्थात थोड़ा भी हवा नहीं चल रहा था। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। इस समय एक चातक शावक कुछ नीरस स्वर में बोल रहा था। शावक का मतलब होता है बच्चा, चातक पक्षी का बच्चा। पिता पिता और कब तक घनश्याम की प्रतीक्षा करते रहेंगे। चातक पक्षी अपने पिता से कहता है कि हे पिता, इतनी धूप है और प्यासे मैं मरा जा रहा हूं, मैं कब तक घनश्याम अर्थात बादल की तलाश करती रहे, बादल को देखता रहूंगा। प्यास के मारे मेरे प्राण चोंच तक आ गए हैं। बेटा, घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न किसी की आज तक मृत्यु हुई है और न कोई दूसरा अनर्थ। प्यास की इस यंत्रणा से बढ़ करके और अनर्थ क्या होगा। जहां से भी होगा मैं जा करके जल ग्रहण करूंगा। पिता की बात मानता नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। चातक सिहर करके पंख फड़फड़ाने लगा, मानो उसने अश्रव्य वचनों और कानों के बीच में कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देनी चाहिए। थोड़ी देर मौन रह करके वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। देखता नहीं, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास, इस पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। आगे देखेंगे, इस पर संबंधित क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है, हाँ आगे भी दिया गया कि बाबा तुम्हें पुरानी बातों को इस तरह से चिपकाए रखो। उसका बेटवा कह रहा है कि तुम्हें क्या करो, इस तरह की बातों पर ध्यान दो। जिस तरह से बानरी मरे हुए बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए रहती है, मैं तो चला गंगा जल पीने। इतना कह करके चातक शावक प्रणाम करके और फुर से उड़ करके चला जाता है। तो यहाँ पर आधुनिक समय में किस तरह से बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मान करके और अपने मन का करते हैं, उसी पर टिप्पणी की गई है। ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। 61वां कह रहा है कि इस गद्यांश का शीर्षक है लोक विश्वास, चातक का घनश्याम प्रेम, आधुनिकता या नई पीढ़ी का विद्रोह। तो नई पीढ़ी किस तरह से विद्रोह कर रही है, तो यह बिल्कुल इसका विकल्प संख्या डी इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या कहा है। प्रकृति का वर्णन किया है, मर्यादाओं के प्रति नई पीढ़ी के विद्रोह का उल्लेख किया है, या प्राणी जगत की इच्छाओं का वर्णन है, या पिता पुत्र की भाव पद्धति के अंतर का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प संख्या बी सही होगा, क्योंकि मर्यादाओं के प्रति नई पीढ़ी के विद्रोह का इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इस गद्यांश में चातक बेटे की इच्छा पूरी नहीं होने देता है क्योंकि धरती की प्यास नहीं बुझेगी, कुल का व्रत भंग हो जाएगा, चातक शावक को धैर्य रखना आ जाएगा, एक प्रसिद्ध प्रवाद समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बी कि कुल का व्रत भंग हो जाएगा, इस डर से वह अपने बेटे को पानी नहीं पीने देता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में आपका दे रहा है कि संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव है परिवर्तन अवश्यंभावी है, आने वाली पीढ़ियां विद्रोही होती जा रही हैं, परिस्थितियां परिवर्तन ला रही हैं जिसे रोकना कठिन है, भूख प्यास को दबाए रखना संभव नहीं होता है। तो देख रहे हैं कि हर जगह विद्रोह किया गया है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है कि आने वाली पीढ़ियां विद्रोही होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि अग्नि सलाका से क्या तात्पर्य है। सलाका माने आग की किरणें, अर्थात सूर्य से निकलने वाली जो किरण थी उसके विषय में कह रहा है। विकल्प दिया है कि आग की लपट को अग्निशलाका कहा गया है, कि गर्म मलाई को
या बहुत तेज किरण को या आग की गर्म लपट को। तो अग्निशलाका का मतलब है बहुत तेज किरण होना। विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। आगे देखेंगे, निर्देश संख्या 66 से लेकर के 70 तक के लिए अर्थात 4 क्वेश्चनों के लिए निर्देश है कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त 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 माने होता है उचित पर्यायवाची शब्द छांटिए। 66 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ग स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? नाक, ब्रह्मांड, देवलोक अथवा ध्यों। तो स्वर्ग का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द देवलोक होता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कुबेर का पर्यायवाची क्या है? कि नरेश है, कोविद है, धनाधिप है या राजराज है। तो धन धन अधिप अर्थात धन के स्वामी, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके पास। इसमें कह रहा है कि रात्रि का पर्यायवाची क्या है? छंपा है, कमीचर है, अमा है या विभावरी है। तो रात्रि का पर्यायवाची विभावरी होता है। कहा गया है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही उषा नागरी। तो इसमें दिया गया है कि विभावरी माने होता है रात्रि, तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। आगे देखिए, 69वां दे रहा है भागीरथी। भागीरथी का पर्यायवाची क्या है? सरिता, गंगा, यमुना या निर्णय ऋणी। तो भागीरथी का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा बी, गंगा। 70 क्वेश्चन है विद्युत। विद्युत का अर्थ क्या होता है? गर्जन, दामिनी, चमक अथवा पयोध। तो विद्युत आकाश से गिरने वाली बिजली को हम दामिनी कहते हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। पयोध माने होता है पय को देने वाला अर्थात बादल, गर्जन होगा नहीं, चमक होगा नहीं, इसलिए दामिनी इसका विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन चीजों का निरंतर अभ्यास करते रहिए और अभ्यास करते करते बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और चूंकि आंखों से देख भी रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं और व्याख्या भी देख रहे हैं, इससे बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाएगा। हर चीजों को बारी बारी से पलट करके देखते रहिए, सुबह शाम देखते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से डॉक्टर AN क्लासेस को, जिसको dr.an क्लासेस लिखते हैं, उसको सर्च करेंगे, स्क्रीन पर चल भी रहा है dr.an क्लासेस, सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ आप लोगों को बहुत शुभकामना देते हुए अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।